In the name of Allah, most gracious, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसान जुनेद है और मैं वन पेपर एमसीक्यू के एग्जाम्स के हवाले से लास्ट 4 ईयर से कोचिंग कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ट भी उनके पास हुए हैं, इंटरव्यूज भी, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सेशन है इसका बेसिक मकसद ये है कि अभी जो जॉब्स एडवर्टाइजमेंट हुई जिसमें एएसएफ की जॉब्स लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, और उसमें काफ़ी सारी सीटें हैं। लेकिन अगर हम देखें जो ज़्यादा तादाद में सीटें हैं तो वो यूनिफॉर्म सीटें ज़्यादा हैं एएसएआई की और कारपोरल की। और इसके अंदर जो है पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एट द अदर एंड कुछ जॉब्स जो हैं पंजाब में भी आई और वो थी कनाल पटवारी की। 9:30 के राउंड अबाउट वो जॉब्स थी और उनकी अप्लाई डेट तो खैर ख़त्म हो गई। एएसएफ की अभी अप्लाई डेट भी पड़ी हुई है। तो डिफरेंट कैंडिडेट्स ने इन सीटों के ऊपर अप्लाई किया। अब मैं इन दोनों के बारे में कुछ आपको ब्रीफ करूंगा, एएसएफ के बारे में भी और कनाल पटवारी के बारे में भी। और फिर हम इसका कुछ सलेबस देखेंगे दोनों का, देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किन बुक से हम इसको तैयार कर सकते हैं, किन वेबसाइट से हम इसको तैयार कर सकते हैं, पेपर किस तरह से आता है। और जो मैं एक सेशन रन कर रहा हूँ आखिर में उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा कि जो मेरा सेशन होता है, जो पढ़ाने का तरीकाकार है वो किस तरह से है। तो इन चीज़ों को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप में से किसी को जो है मेरा कोई वैसे डेमो लेक्चर चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, तो वो मैं आपको लिंक के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे वो भी आपको मिल सकता है। तो स्टार्ट मैं अपनी प्रोफाइल से करता हूँ। मैं जो इस वक्त जॉब कर रहा हूँ वो बीपीएस 17 में 17 ग्रेड में जॉब कर रहा हूँ अंडर द पंजाब गवर्नमेंट। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं एज ए रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन, एज ए ट्यूटर जो है वो भी कुछ सब्जेक्ट को टीच करता रहा हूँ, साइकोलॉजी के, एजुकेशन के। लेकिन आजकल वो ड्यू टू अकेडमी कुछ मसरूफियात हो जाती हैं जॉब की, वो मैं लेक्चर्स नहीं लेता। अगर बात कर लें मेरी एकेडमिक टेन्योर की, तो थ्रू आउट मेरी सेकंड पोजीशन रही है। और अगर वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट के हवाले से बात कर लें, जनरल नॉलेज के टेस्ट के हवाले से बात कर लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 17 में हूं, तो मैं आमतौर पे 17 ग्रेड के ही पेपर देता हूं। तो उसमें मेरा FIA 2019, MOD का 2021 का, और इस साल मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, MOD का ज़रा टफ जॉब होती है। और रिसेंट मेरा ASF 2022 का जो है इंटरव्यू पेंडिंग है असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो ये कुछ मेरा प्रोफाइल है कि एक तो मैं काफ़ी अरसे से टीचिंग कर भी रहा हूँ इसकी, और खुद भी मेरे जो हैं वन पेपर एमसीक्यूज के टेस्ट जो हैं वो AD लेवल के क्लियर हैं। अब हम चलते हैं राइट उसकी तरफ जो आप लोगों का मेन फोकस है, ASF की तरफ। अभी कुछ जॉब्स आई, आप में से कुछ लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया होगा, कुछ अभी सोच में होंगे कि उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ASF बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। इसमें जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, इसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अभी जो जॉब्स आई हैं वो पहले ग्रेड से लेके 15 ग्रेड तक की जॉब्स हैं। लेकिन उसमें ASI की जॉब जो है उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, और कॉरपोरल की जो जॉब्स हैं उनकी तादाद, उनकी उसकी तादाद तो 558 के करीब है, जिसमें मोस्टली कैंडिडेट्स आप में से अप्लाई कर रहे होंगे। इनका बेसिक काम ये होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है, अगर कभी आपका चक्कर लगा हो, या वैसे भी लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करना, तो वहाँ जो पैसेंजर्स वगैरह की चेकिंग वगैरह करना, कैमरास को देखना, किस तरह से सारी लगेज वगैरह को चेक करना, तो ये काम होता है। फिर जो आपका उसके अंदर स्केल होता है उस वाइज आपको वो ड्यूटी असाइन की जाती है। अब हमने ये देखा कि इसमें जो दो मेजर जॉब्स हैं वो एक है ASI, ये 11वें ग्रेड की जॉब है, और 112 इसकी सीटें आई हैं। इसमें आपसे उन्होंने इंटरमीडिएट या मसावी, मतलब 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए।
चाहे वो आपने एफए किया हो, चाहे एफएससी इंजीनियरिंग में की हो, प्री मेडिकल में किया हो, जो भी में किया हो, और एज ब्रैकेट आप 18 टू 30 ईयर के दरमियान आते हो, तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एएसआई की सीट के ऊपर। सिमिलरली दूसरे नंबर पे जो सीट्स तादाद में ज्यादा हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, वो है कारपोरल की। ये BS7 की जॉब है, 7 ग्रेड इसका है। इसको आप कारपोरल को सिपाही समझ लें, जैसे फौज में सिपाही होता है उस तरह की समझ लें। इसकी सीट 558 है, और इसमें जो इन्होंने आपसे एजुकेशन रिक्वायर की है वो जस्ट मैट्रिक, मैट्रिक एजुकेशन, और एज ब्रैकेट 18 टू 30 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। अब मोस्टली आप में से जितने लोग अप्लाई करेंगे वो मेरा ख्याल है कि एएसआई या कारपोरल में करेंगे। इसके अलावा बाकी सीट्स भी हैं जिसमें यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट और इस तरह की, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो आमतौर पे उनका मेरिट हाई होता है, लेकिन चूंकि इसमें अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, तो आप लोग मोर देन वन सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनकी तादाद कम है, अपनी एजुकेशन को देखते हुए। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो आपके सामने शेयर की, एएसआई और कारपोरल की। बाकी आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जिसके पास नहीं तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकता है, उसके अंदर वो देख सकता है कि कौन कौन सी सीटें आई हुई हैं। अब इसमें जो चीज ये है कि एक तो इसमें अप्लाई करने की, आप में से शायद कुछ लोग अप्लाई कर भी चुके होंगे, तो अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, अप्लाई ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब जो यूनिफॉर्म जॉब है इसमें एएसआई और कारपोरल की, उसके लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी हैं। हमने पीछे तो देख लिया कि आप लोगों को जो इसमें अप्लाई करेंगे या अप्लाई कर चुके हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन देखी होगी, लेकिन साथ साथ फिजिकल मेजरमेंट्स भी देखनी होंगी, जो कि ये रिलैक्समेंट नहीं देते इसके अंदर। अगर मेल है तो उसकी जो हाइट है वो 5.6 होनी चाहिए, और जो उसका चेस्ट है वो 32 से लेके 34 के दरमियान होना चाहिए। तो जो हाइट होती है उस पे तो खासकर जो है वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि चले चेस्ट है वो थोड़ी बहुत कम है, वेट का कोई इशू है, वो चले आप 2-3 हफ्तों में कोई कर करा के कोई एक्सरसाइजेस वगैरह उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन हाइट एक ऐसी चीज है कि अगर कम हाइट में अगर वो किसी को सिलेक्ट कर भी लें, तो कल को जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया है तो उसके ऊपर एलिगेशन आएगा। तो सिमिलरली फीमेल की जो हाइट है वो 5.2 होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो आपका वेट भी चेक करेंगे। अब जो वेट है वो आम तौर पे आपकी हाइट के साथ उसका एक चार्ट होता है, उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट हैं तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आप जो है ओवर वेट है तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक सिंपल आपको वैसे चार्ट अवेलेबल होता है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, दोबारा भी शेयर कर दूंगा कि किस हाइट पे कितना वेट होता है। तो एक अगर आप अंदाजन लगाएं तो मेल का एट लीस्ट 50 kg वजन होना चाहिए, और 75-70 के राउंड अबाउट 50 टू 70 के दरमियान वेट होना चाहिए। और अगर फीमेल लगा लें तो उसका 45 से 65 के दरमियान। ये एक मैं आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, इसमें कुछ जमा माइनस हो सकता है। तो एएसएफ में अप्लाई करने के लिए आप में से अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एएसएफ में सिर्फ अप्लाई किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कनाल पटवारी में सिर्फ अप्लाई किया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में अप्लाई किया होगा। अब मैं ये दोनों को इकट्ठा लेके क्यों चल रहा हूँ, ये चीज हम दोनों के सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद देखेंगे कि आया कि जो इनका पेपर आने उसमें कोई फर्क भी होना है, या सिमिलर पेपर होता है, या किन किन सब्जेक्ट्स का अगर कोई फर्क है तो किन सब्जेक्ट्स का फर्क है। तो क्योंकि एएसएफ में अप्लाई करते वक्त कुछ लोग इस क्राइटेरिया की वजह से, हाइट और वेट के क्राइटेरिया की वजह से आउट हो जाएंगे। सिमिलरली एएसएफ के अंदर एक चीज और होगी, वो ये होगी कि सबसे पहले आप लोगों का पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, और जो आप लोगों का रिटन टेस्ट है वो बाद में होता है। जैसे आप लोग अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपको जो है स्लिप्स मैसेज वगैरह आ जाएंगे। पहले आपको फिजिकल टेस्ट में जाना होगा, फिजिकल टेस्ट में वो आपसे रनिंग करवाएंगे एक तो,
इसलिए जो लोगों ने अप्लाई किया है यूनिफॉर्म जॉब पे, तो वो रनिंग की प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा आपसे पुशअप्स कराए जाएंगे अ, और डिफरेंट वो उनके मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होता है, उसमें से 15 नंबर लेना आपके लाजमी होते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया होता है प्रॉपर फिजिकल टेस्ट का। जो लोग फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल कोई बहुत ज्यादा इनका वो नहीं, मेडिकल में वही चीजें हाइट मेजर करेंगे, आपकी वेट मेजर करेंगे और आपकी आई साइट मेजर करेंगे। और आई साइट के अंदर आपकी 6x6 होनी चाहिए, चाहे ग्लासेस भी लगे हों। ग्लासेस भी अगर कोई लगाता है तो वो 6 फीट के फासले पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं। जैसे आप जब आई अपनी चेक करवाने जाते हैं तो वो करते हैं वो डिफरेंट, तो वो कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं। तो विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए। ठीक है। तो आई साइट में इतना वो ज्यादा मैटर नहीं करते, ज्यादा वो हाइट और आपका मैटर करेंगे वेट का मामला मेडिकल में आपका। उससे पहले तो फिजिकल में कई लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, कुछ को वो निकाल देंगे जो रनिंग नहीं कर पाएंगे, या वो जो उनका एक क्राइटेरिया सिटअप्स इतने करने हैं, पुशअप्स करने हैं, वो उम्मीदवारों का कम हो जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में वेट, हाइट और आपका जो है आई साइट की वजह से मजीद फिल्टर लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट जो है वो आपका होगा जी जनरल नॉलेज बेस। अब जो जनरल नॉलेज होता है वो बेसिकली आप लोग, जहरी बात है आपने इन सीटों पे भी अप्लाई किया है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा न्यू बंदा है तो उसको शायद इन बातों का ना पता हो, लेकिन मोस्टली जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि जनरल नॉलेज क्या चीज है और उसका पेपर किस तरह से आता है। लेकिन मैं आपको एक दफा से बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज पेपर आमतौर पे आजकल जो ज्यादा सीटें आती हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सीटें तो कम आ रही हैं पिछले 3-4 साल से, जनरल नॉलेज बेस्ड सीटें ज्यादा आती हैं। और उसमें आपने एक एग्जाम देना होता है जिसको जनरल नॉलेज व वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम कहा जाता है। अब उसका सिलेबस क्या होता है, वो एमसीक्यू एक पेपर आपको आना है, और ये एएसएफ में आपको 50 मार्क्स का आना है पेपर, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। ये वेरी कर सकता है, मे बी पॉसिबल वो आपका 100 मार्क्स का पेपर बना ले, 100 एमसीक्यूज कर दें। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिसकी जितनी तैयारी होती है वो 50 में से उतने मार्क्स ले लेगा। अगर 100 एमसीक्यूज होंगे वो 100 में से उतने मार्क्स ले लेगा। ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है एएसएफ का, वो आपसे 50 नंबर का टेस्ट लेती है, 50 एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मीन आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इस जो टेस्ट होता है उसमें 40+ ही मेरिट बनता है। अब जो वन पेपर एमसीक्यू है ना, सम टाइम कुछ स्टूडेंट बस इस बेस पे चले जाते हैं कि चले हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। या वो कहते हैं कि हमारे तुक्के बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता। जो है ना, पेपर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चांस ही नहीं, 4 एमसीक्यू हैं तो हर एमसीक्यू का जो चांस है वो 25% है। प्रोबेबिलिटी एक चीज होती है, प्रोबेबिलिटी 1/4% आपका चांस है, इससे ज्यादा आपका चांस नहीं हो सकता उस एमसीक्यू को जो है तुक्का लगाने का। तो इसको प्रॉपरली तैयार करना पड़ता है, और 40+ मार्क्स लेना इजी नहीं होता। आपको जो इसका प्रॉपर सिलेबस होता है उसको तैयार करना पड़ता है। अब इसका जो सिलेबस होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिएगा, उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान अफेयर्स, दूसरा होता है इस्लामिक स्टडीज, थर्ड वन इंग्लिश। ये आमतौर पे जो प्रीवियस ट्रेंड है 10-10 मार्क्स के इनमें से पेपर आता है। मतलब अगर आप एएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और इंग्लिश को ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी 20 मार्क्स का पेपर बाकी इन सब में से होता है। और इस 20 मार्क्स में वो आपका कोई जो है एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन या एएसएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी डाल सकता है। ज्यादा मतलब आपका जो वेटेज होता है वो इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज का होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स के 20 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मे बी पॉसिबल वो मैथ 10 नंबर की ही आपसे पूछ ले,
या मे बी पॉसिबल वो मैथ को 5 नंबर का कर दे, करंट अफेयर 5 नंबर के पूछ ले। ये इंडिपेंडेंट है अदारा, वो पेपर की सेटिंग किस तरह से करता है। लेकिन वो जिस तरह से भी सेटिंग करे, आपको मेरिट के ऑर्बिट में आने के लिए इन सब सब्जेक्ट्स को ही तैयार करना पड़ता है। आप एक सब्जेक्ट भी स्किप करते हैं तो मींस आपके 4 से 5 एमसीक्यू स्किप हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जब आपके सामने हजारों लोग अप्लाई करते हैं, अभी जब अप्लाई की डेट खत्म हो जाएगी, 20 अगस्त है इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, तो आपके सामने वो फिगर भी आ जाएगा कि कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। कमोबेश जो है 80,000 90,000 का फिगर टच हो रहा होगा जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इसमें से टॉप में आने के लिए आपको जो मार्क्स लेने हैं, उसके लिए आपको इन सब सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ता है। इन सब्जेक्ट्स को तैयार किया कैसे जाता है, उसका हम थोड़ा सा कनाल पटवारी के बारे में देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप में से कनाल पटवारी में भी अप्लाई किया है। और उसके बाद हम जो है देखेंगे कि इन चीजों को आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल करंट अफेयर्स में से किन एरियाज में से पूछा जाता है, पाकिस्तान स्टडी में से, इस्लामिक स्टडीज में से, जनरल नॉलेज में से, एवरीडे साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। ये कुछ एरियाज पिन पॉइंट कर दिए जाते हैं कि इन एरियाज में से प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछा जाएगा। ये जब मैं आपको ये इसी लेक्चर की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा, तो उसके अंदर ये चीजें आप इनको डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कनाल पटवारी के ऊपर। ये सीटें पंजाब के अंदर आई थी कनाल पटवारी की, ठीक है। और इसमें काफी ज्यादा सीटें हैं, 930 के राउंड अबाउट सीटें हैं। लेकिन जैसा हमने एएसएफ में देखा, उसने वहां पे कुछ चेक एंड बैलेंस लगा दिए। एजुकेशन तो बहुत ज्यादा नहीं मांगी, मैट्रिक मांगी या एफए मांगी। वो हमारी पाकिस्तानी अवाम मतलब आजकल तो मास्टर्स और एमफिल और पीएचडियां करके बैठी हुई है, ठीक है। तो मैट्रिक और एफए तो मोस्टली लोगों का है ही, और वो अप्लाई करते ही हैं। लेकिन चेक एंड बैलेंस एएसएफ में क्या लगा दिया गया, हाइट का, वेट का, आपकी रनिंग का, फिजिकल टेस्ट का। इसी तरह, और वो जो चेक एंड बैलेंस एएसएफ में लगाया गया वो पहले होगा, पहले फिजिकल होगा आपका, जो पास कर लेंगे वो फिर उनका जो है रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट जनरल नॉलेज बेस होगा। वही टेस्ट पटवारी में भी होना है, कनाल पटवारी में। लेकिन कनाल पटवारी में पहले टेस्ट होगा। ये आसानी है कनाल पटवारी के लिए कि पहले डायरेक्टली आपका रिटन टेस्ट होना है। इसको आसानी कह लें या मुश्किल कह लें, ये आप पे डिपेंड करता है, जिस नजर से आप देखें कि कौन सी चीज आपको, क्या आपको फिजिकल टेस्ट ज्यादा आसान लगते थे या रिटन ज्यादा आसान लगते थे। अब कनाल पटवारी की जो सीट है वो बेसिकली पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है, महकमा अनहार के अंदर। और ज्यादा हम इसकी तफसील में ना जाएं कि लेकिन आपको एक ब्रीफ बता दूं कि ज़ाहिर बात है जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया है उसकी सैलरी कितनी होती है और उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितने होते हैं। तो एएसएफ में जो आप लोगों ने अप्लाई किया 11वें स्केल की, उसकी सैलरी भी 35 से 40 हजार के दरमियान में है, 35 to 40। और कॉर्पोरल की सैलरी उससे कम है, वो 7 ग्रेड है, तो 25 से 30 हजार के दरमियान है, ठीक है। कनाल पटवारी की भी जो सैलरी है वो 35 से 40 हजार के दरमियान है। अब ये पटवारी वो पटवारी नहीं है जो जमीनों की फर्दे निकालते हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है वो पटवारी, ठीक है। ये महकमा अनहार इरिगेशन डिपार्टमेंट का पटवारी है। और बेसिकली इसके जो काम, अच्छी जॉब है, इस हवाले से थोड़ी रिलैक्स जॉब है, और इनके घर वगैरह भी बने होते हैं, इनको काफी जमीनें वगैरह मिली वगैरह होती हैं, मतलब रेजिडेंस के हवाले से। तो एरिया स्पेसिफिक होता है, उस हवाले से ये कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि एक अच्छी जॉब है। और इस जॉब के अंदर बेसिकली 2-3 काम करने होते हैं। एक, जैसे पानी फसलों को लगता है ना देहातों वगैरह में, तो उसको कहते हैं वाह बंदी, किसकी जमीन को कितने घंटे पानी लगेगा, जो नहरी पानी गुजर रहा होता है, क्योंकि महकमा नहार की जॉब है तो इन्होंने नहरों को ही देखना है। तो कितने घंटे किसकी जमीन को पानी लगता है, वाह बंदी उसको कहते हैं। वो फिर पानी का टैक्स लिया जाता है, उसको अभियाना बोला जाता है, वो टैक्स कलेक्ट वगैरह करना। इसके अलावा चकों की जो है वो चकबंदी करना,
वो जिलेदार और अपने मुतलका अफीसरों के साथ मिलके ये लाइजोन करके काम करते हैं। और अब चूंकि इतनी सारी सीटें निकालने का मकसद ये भी था कि चीजों को डिजिटलाइज भी किया जाए ना। बड़े अरसे से वही पटवार खाने जो हैं चल रहे हैं मोटे मोटे रजिस्टर्स के ऊपर, और ये और अब जो मतलब न्यू पटवारी जो आए तो वो थोड़ा डिजिटली चीजों को एंट्री वगैरह करना जानते हो। इसी वजह से इसके अंदर कुछ चेक एंड बैलेंस लगा दिए गए। वो चेक एंड बैलेंस क्या है? एक तो एजुकेशन तो चले एफए ही उन्होंने कर दी, आईसीएस का कहा पहले, उसके बाद साथ में हायर सेकेंडरी एजुकेशन डाल दी, तो उसमें एफए एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हो, मेडिकल में की हो, वो सारा कुछ आ गया। तो एक बंदा जिसने 12 ईयर की एजुकेशन हासिल की वो इस पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ में दो चीजें इसके अंदर और उन्होंने शामिल कर दी। वो क्या क्या है? एक तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। वो तो आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हो जाता है, चाहे आपके पास जो नेक्स्ट दो चीजें हैं वो टाइपिंग स्पीड और आपका डिप्लोमा चेक होना आता है। वो आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी डेटा लिख देंगे, आपको रिटन टेस्ट की तो कॉल आ ही जाएगी। तो रिटन टेस्ट आपका वही जनरल नॉलेज बेस होगा, उसको हम आगे चल के मजीद देखते हैं। साथ में जो लोग रिटन क्लियर कर लेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि जॉब ऐसी है, चीजों को डिजिटल करने की तरफ जा रहे हैं, तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड हो। इसके अंदर आई थिंक 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, ठीक है। और साथ में पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन जिन लोगों का क्लियर होगा उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां जो एक और अगला चेक लगाया गया है वो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एमएस ऑफिस का, 3 मंथ का एटलीस्ट। वो बन जाता है अगर जो है, लेकिन उसके प्राइवेट अदारे जो रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं उसके, ठीक है, बना वो आपको देते हैं। इसमें ये भी तरीका कार था, अब तो इसकी अप्लाई डेट एंड होगी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया वो वहां पे लिख दें अपने शहर का नाम या फला जगह का नाम, डेट लिख दें, और उन्हीं डेटों का अगर रिटन टेस्ट पास हो जाता है, टाइपिंग टेस्ट पास हो जाता है, इंटरव्यू में जाते हुए अपना एक डिप्लोमा बनवा ले। वो चाहे फिर उनको 5,000 का मिल जाए या 10,000 का मिल जाए, चले एक उस ऑर्बिट में आ जाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये था कि कुछ लोग पहले बनवा के रख लेंगे, और पे तो जहरी बात है, पाकिस्तान का सिस्टम है, आपने अगर आपने नहीं किया हुआ डिप्लोमा पहले तो आपको किसी इंस्टीट्यूट से बनवाने के लिए उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। वो फिर हर एरिया हर कॉलेज अपनी एक डिमांड करता है। कई लोगों ने शायद वो पहले डिप्लोमा बनवा के रख लिया हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये था कि पहले रिटन टेस्ट पास कर लें, रिटन टेस्ट पास करने के बाद टाइपिंग टेस्ट पास कर लें, जब इंटरव्यू के टाइम पे टेस्ट चेक होना है तब डिप्लोमा बना लें। जब बनाना ही है, प्राइवेट अदारे ने वो उसने एक आपको बैक डेट्स में बना के देना है, तो वो उन्हीं डेटों के साथ उसी डेटा के साथ जो आपने वेबसाइट पे पुट किया वो आपको बना के दे सकता है। तो ये चीजें तो जी आ गई रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब आप लोग जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको इन रिक्वायरमेंट्स का ऑलरेडी काफी हद तक इलम होगा भी, और जिन लोगों ने कनाल पटवारी पे अप्लाई किया होगा, और जो एएसएफ में क्योंकि अभी डेट पता पड़ी है तो कई लोग अभी मजीद अप्लाई कर रहे होंगे। अब अगर हम जनरल नॉलेज का देखें, जो हमारा पेपर आना है कनाल पटवारी का, वो किस चीज पे मुश्तमिल होगा ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आगे मैंने इन सब्जेक्ट्स को उसमें लिखा हुआ है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी एमसीक्यूज आने हैं, एएसएफ के पेपर में भी एमसीक्यूज आने हैं। किन सब्जेक्ट्स में से आने हैं? जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, ठीक है। वही 8 सब्जेक्ट जो एएसएफ के सब्जेक्ट हैं, ये वही 8 सब्जेक्ट हैं। बट 2 सब्जेक्ट मजीद ऐसे हैं जो पीपीएससी अपने पेपर्स में पूछता है। वो 2 सब्जेक्ट आपके हैं उर्दू और कंप्यूटर। ये आमतौर पे एफपीएससी के पेपर या कोई और डिपार्टमेंट के पेपर्स में समटाइम नहीं पूछे जाते। पीपीएससी का पेपर थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बल्कि कह लें जो है अच्छा खासा टफ होता है कंपैरेटिवली एफपीएससी या किसी और अदारे के, जैसे एएसएफ का पेपर वगैरह भी होते हैं उनसे। सेकेंडली,
जो आपका ये पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है पीपीएससी के पेपर में। मतलब एफपीएससी में तो चले या एएसएफ का जैसे आपका पेपर है, आप तुक्का भी मार आएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड जब एज ए लास्ट रिजॉर्ट आखिरी हल के तौर पे आपके पास जब आपने कुछ एमसीक्यू कर लिए, हर बंदा अपने कैलिबर के मुताबिक उसने जितने ठीक कर लिए, आखिर में जो बच गए आप निशान जरूर लगाएंगे उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई एक आधा ठीक होगा, अजाफी नंबर ही मिलेगा। पीपीएससी में थोड़ा सी मामला जो है ना वो दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो जाते हैं जैसे जैसे पेपर का टाइम गुजरता जाता है। आप तुक्का लगाएंगे तो जो आपने ठीक किए हुए हैं उनमें से भी आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो एक नंबर तो उस एमसीक्यू का कटा के गलत आंसर दिया, 0.25 नंबर साथ में अजाफी वो भी कट जाता है। और साथ में 2 सब्जेक्ट इजाफी हैं यहाँ पे, उर्दू और कंप्यूटर साइंस। मतलब कि वहां अगर आपको 8 सब्जेक्ट 7 से 8 सब्जेक्ट तैयार करना पड़ रहे हैं तो कनाल पटवारी के लिए आप लोगों को 9 से 10 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। उसी लिस्ट में ये 2 सब्जेक्ट मजीद ऐड हो जाएंगे। अब एक और चीज, कनाल पटवारी पे जिनमें से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उनको मैं बताता चलूं कि पेपर पीपीएससी लेता भी जल्दी है। आपको तैयारी वैसे किसी भी सीट की पहले कोई भी तैयारी आपको करनी है एट लीस्ट आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। ये झूठ है कि आप कोई नोट्स ऐसे हो, कोई ऐसी फाइल मिल जाए जिसमें से पेपर आ जाए। आमतौर पे किसी भी सीट का पेपर होता है, अभी एफआईए के पेपर आ रहे हैं इंस्पेक्टर और एडी के, तो बहुत स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि सर कोई फाइल दे दें शॉर्ट सी जिससे ना पेपर तैयार हो जाए। मतलब वो जरा मजाक समझ रहे होते हैं कि कोई शायद या मेरे साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। 16-17 ग्रेड की जॉब्स हैं, अभी ये 18 अगस्त से पेपर स्टार्ट है एफआईए के, और 16-17 ग्रेड का पेपर होता भी मुश्किल है। और वो कह रहे होते हैं कि एक हफ्ते या 10 दिन में कोई मतलब ना फाइल ऐसी मिल जाए या 100-150 सफ़े हों, और वो 100-150 भी नहीं उन्होंने भी पढ़ने, लेकिन उनकी डिमांड होती है कोई ऐसी फाइल हो जिसमें से पेपर आ जाए। तो ऐसा होता नहीं है। या आपको सारे जितने सब्जेक्ट है ना इनको अलग अलग तैयार करना पड़ता है। उसका तरीकाकार क्या है तैयार करने का, वो अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किन बुक से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी ओन पे कोई एकेडमी आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, तो ये भी पॉसिबल है कि आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हो, खुद से भी लोग तैयारी करते हैं, विदाउट एकेडमी भी तैयारी करते हैं। उसके लिए 2 बुक्स जो हैं आपको तैयार करनी पड़ती हैं। किसी भी सीट का जनरल नॉलेज का पेपर है तो एक तो आपको पास पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं जनरल नॉलेज के, रिगार्डलेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के पेपर तैयार करने हैं। जनरल नॉलेज हर पेपर के लिए सेम ही होता है ऑलमोस्ट। एक आधे सब्जेक्ट का, पीछे मैंने एएसएफ में आपको दिखाया 8 सब्जेक्ट हैं, हमने पटवारी वाली सीट में देख लिया 10 सब्जेक्ट हैं, एफआईए की सीटें उसमें 6 सब्जेक्ट थे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी अदारों की जनरल नॉलेज की सीटें आती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। और वो आपको बताते हैं कि हमने इन 10 सब्जेक्ट्स में से इतने सब्जेक्ट्स में से पेपर लेना है। एफपीएससी तो आमतौर पे 10 के 10 सब्जेक्ट्स में से ही जनरल नॉलेज का पेपर पूछता है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स, कस्टम की सीट हो, एफआईए की सीट हो, आईएसआई की सीट हो आपकी, या किसी भी और अदारे की सीट हो एजेंसी की, उसमें आमतौर पे वो बताते हैं आपको कि 5 या 6 सब्जेक्ट वो आपको बताते हैं कि इनमें से हमने आपका पेपर लेना है। तो आप उन 5-6 सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो पास पेपर्स किसी भी, चाहे वो एजेंसी के हों, आपको वो तैयार करने पड़ते हैं। उसके लिए एक बुक मिल जाती है इम्तियाज शाहिद की लिखी हुई, इम्तियाज शाहिद की बुक मिल जाती है पास पेपर्स की, ठीक है। या उसके अलावा जो भी सीट आती है ना, जैसे कनाल पटवारी की आई है तो पब्लिशर्स बैठे हुए हैं जी, आपके डोगर्स यूनिक वाले, इल्मी वाले, कारवान वाले,
उन्होंने बुक शाया कर देनी है कनाल पटवारी की। सेम वही बुक होगी, सिर्फ ऊपर का कवर चेंज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीटें आएंगी, वही बुक जनरल नॉलेज वाली, उसका कवर चेंज कर देना है ऊपर का, अंदर वही डेटा है जनरल नॉलेज का, क्योंकि वो चेंज नहीं होना उनको भी पता है। लेकिन एक स्टूडेंट को आमतौर पर सेटिस्फेक्शन ये होती है, नहीं जी बुक हो जी वो कनाल पटवारी वाली ही हो। तो वो क्या करते हैं, एक आधा पेज शुरू में लगा देते हैं, कनाल पटवारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा ग्रेड होता है, क्या सैलरी पैकेज होता है, उसी की एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, ये आई थी। और बाकी के सफ़े वही होते हैं हर उनकी बुक में जो जनरल नॉलेज की होती है, चाहे वो किसी भी चीज का पेपर हो। क्योंकि जनरल नॉलेज पाकिस्तान अफेयर, अगर पाकिस्तान अफेयर रहना है, पाकिस्तान अफेयर के वही वाकयात, वही मालूमात रहनी है, चाहे जिस मर्जी बुक से आप पढ़ लें। तो उसमें एक तो पास पेपर्स की आप बुक ले लें, उसमें हमें ट्रेंड पता चल जाता है कि एग्जामिनर किन चीजों को ज्यादा टच करता है, किन चीजों को वो लाइक करता है, वो आपसे पूछना पसंद करता है। पाकिस्तान अफेयर फॉर एग्जांपल है, आप देखें पाकिस्तान अफेयर तो एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें मास्टर्स होता है, एमफिल और पीएचडी भी होती है। तो अब पाकिस्तान अफेयर्स की हमने तो सिर्फ बेसिक्स तैयार करनी होती है। तो वो बेसिक्स जो तैयार करनी है आपने, वो आपको कुछ पास पेपर से आइडिया होता है कि यार ये पोर्शन वो बार बार पूछता है, यार वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, कोई जो है कैद आजम के बारे में, जो है कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कब छोड़ी, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पसंद करता है पढ़ना। तो वो पास पेपर से आपको एक तो ये आइडिया हो जाता है। सेकंड नंबर पे आपको एक बुक और पढ़नी पड़ती है जिसमें पोर्शन बने हो हर सब्जेक्ट के, मतलब पाकिस्तान अफेयर के, इस्लामिक स्टडीज के, आपके करंट अफेयर्स के, मैथ के, इंग्लिश के, एवरीडे साइंस के। वो आप चाहे कारवान वालों की ले लें, इल्मी वालों की ले लें, ठीक है। वैसे जो है कारवान वालों की अच्छी है, तो उसमें क्योंकि पोर्शन अलग अलग होते हैं, 7-8 पोर्शन दिए होते हैं, उसको आपने अलग अलग तैयार कर लेना होता है। जनरल नॉलेज का पेपर क्लियर करने के लिए आपको एट लीस्ट ये 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फाइलों से गुजारा नहीं होता। ये स्टेटेड और अंडरस्टूड एक्नॉलेज्ड फैक्ट है, ठीक है। अब जो हम एकेडमी के थ्रू तैयारी करते हैं और एकेडमी का बीच में क्या रोल आ जाता है, बुक्स मैंने आपको बता दी, कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी मैं आपका एड्रेस कर दूंगा। एकेडमी का रोल क्या आ जाता है कि जैसे हम डिफरेंट पेपर्स में अपेयर हो चुके होते हैं, हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स के वो किन किन पोर्शंस में से पेपर आपका बनाता है, तो हम उन्हीं पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स का लेक्चर रख देते हैं पर वीक की बुनियाद पे। एक वीक में पाकिस्तान अफेयर कवर कर लिया, उससे अगले वीक में इस्लामियात के 6-7 लेक्चर हो गए, फिर साथ में उसका टेस्ट भी ले लिया, फिर अगले वीक में जो है करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। और जो एकेडमी के थ्रू मेरा होता है वो 5 डे क्लासेस होती हैं, 2 दिन आपका ऑफ होता है। एएसएफ की अपनी बुक, वो कौन सी, वो भी आ गई है मार्केट में यार। वो बुक आप देखिएगा, सिर्फ कवर ही चेंज है, जो बात मैंने आपको पहले बताई, सिर्फ कवर चेंज है। मैं जो आप लोग तो जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो वो वाली बुक्स जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, वो तैयार करने की जरूरत नहीं है। वही बात मैं आपको बताना जा रहा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जब मैंने आपको 8-9 सब्जेक्ट बता दिए, उनकी जब तैयारी होगी तो पर वीक की बुनियाद पे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लामिक स्टडीज स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस्लामिक स्टडीज के जिन पोर्शंस को वो बार बार एग्जाम में पूछता है आप लोगों से, उनको हम लेक्चर्स की सूरत दे देंगे। डेली एक लेक्चर होगा। इस्लामिक स्टडीज के आपके 7 से 8 लेक्चर हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको वो मटेरियल जिसमें से पेपर आता है ज्यादातर, जो वो बार बार पूछता है, वो फाइलें भी प्रोवाइड करूंगा। साथ में वो जो लेक्चर दिया होगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको एक पास पेपर भी डेली का प्रोवाइड करूंगा। एएसएफ की जैसे आप बात कर रहे हैं, एएसएफ का पास पेपर प्रोवाइड करूंगा आपको, जो पिछले सालों में आ चुका है। लेकिन एएसएफ के कितने पेपर पिछले सालों में आ चुके होंगे? 8, 10, 15। इतने से काम नहीं चलता। तो फिर हमें
और भी जो एजेंसीज होती हैं उनके पेपर भी तैयार करने पड़ते हैं, FIA के, कस्टम के, कोई कलर की पोस्ट थी उसके, जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के सारी जो पेपर होते हैं, इस बात को समझ लें कि आप एक दफा जो तैयारी कर लेते हैं ना, चाहे मेरे साथ एकेडमी के थ्रू कर लेते हैं या दो जो मैंने आपको बुक्स बताई उसके थ्रू कर लेते हैं, वो आपकी सारी जिंदगी के लिए तैयारी हो जाती है। ये नहीं होता कि ये तैयारी करने के बाद सिर्फ आपका ASF का पेपर ही क्लियर होगा या कनाल पटवारी का भी ही होगा। इसके बाद भी सीटें आती रहेंगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये हमारा 3 मंथ का बैच होता है, जिसमें कम से कम आपको जो है ना 2 से 3 महीने लगाने पड़ते हैं पेपर्स को तैयार करने के लिए। तो उसके दौरान भी और भी सीटें आएंगी और डिपार्टमेंट्स की, और वो भी जनरल नॉलेज बेस्ड ही होंगी। ठीक है, यही सब्जेक्ट्स होंगे। इस्लामियात में इस्लामियात ही रहना है। पाकिस्तान अफेयर अगर वो पूछता है कि 10 नंबर की इस्लामियात आनी है, 10 नंबर के पाकिस्तान अफेयर आने हैं, तो वो अगला पेपर भी कोई आएगा तो उसमें भी वही इस्लामियात, वही पाकिस्तान अफेयर आने हैं। ये आमतौर पे जो एक बुक्स का लोचा सिर्फ उसका कवर चेंज करके, या सीट का लोचा के सीट का सिर्फ नाम चेंज करके जो बैचेस रन हो जाते हैं, वो ठीक है। मैंने ये एक चीज नोट भी किया कि कैंडिडेट की भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस तरह से रहती है कि वो जब ज्यादा स्पेसिफिक होके हिक होके चले, कि उसने जी अगर सिर्फ ASF में अप्लाई किया ना, उसकी कोशिश होगी नहीं यार ASF वाली बुक हो जिसके कवर पे ASF लिखा हो, अंदर चाहे सारा मटेरियल जनरल नॉलेज का किस सेम ही हो, उन्होंने FIA वाले का ही कवर चेंज किया हो। ठीक है, तो हम उस तरह से भी चीजों को देखेंगे। जो हमारी स्पेसिफिक सीट है ASF की, हमने उनको भी फोकस करना है, उसका लेवल भी देखना है कि उस सीट के ऊपर किस लेवल का नॉलेज पूछा जाता है। और सिमिलरली मैंने आपको कनाल पटवारी के 8-10 सब्जेक्ट दिखाए हैं, उनको भी हमने साथ साथ जो है कवर करना है। साथ में आपको जो है जैसे ही आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं किसी वीक में, तो जब ये कंप्लीट होगा तो उसका आपसे एक टेस्ट ले लिया जाएगा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मुराद होता है फर्जी टेस्ट। आपसे एक टेस्ट ले लिया जाएगा ताकि आपको लोगों को भी पता चल जाए कि आपने यार इस्लामियात को कितना तैयार कर लिया है। फिर उससे नेक्स्ट वीक हम पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान से बनने के पहले के मामला जो हैं, ठीक है, क्या वजूहात पेश आएंगे पाकिस्तान का मुल्क बना, वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेके महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मुगल बादशाह, फिर ये सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कैद आजम, ये सारों का जो रोल है और जो MCQs के इनके पॉइंट है। फिर पाकिस्तान बनने के बाद के क्या मामला रहे, कैसे कैसे मार्शल लॉ लगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आई, इन सारे मामला को हम जो है हर सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे। गलती हो गई थी उनसे पाकिस्तान बना के? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, मैं भी इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ, करप्शन भी है। लेकिन जो हालात पाकिस्तान बनने से पहले के थे ना, वो अंग्रेजों के अंडर, हम कहते हैं कि हम उनके अंडर ना ठीक थे, ऐसा नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़े ना, तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द रेस्टोरेंट। कुत्ते और मुसलमान इस रेस्टोरेंट में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जंग आजादी हुई थी, अंग्रेजों का सारा गरज मुसलमानों के ऊपर था। इन्हें मारा जाता था, रेप किए जाते थे, लो क्लास जॉब्स पे रखा जाता था। एक ही जॉब के ऊपर अगर एक इंडियन बंदा है, हिंदू बंदा है, एक मुसलमान बंदा है, तो मुसलमान को कम सैलरी मिलेगी। बड़े मामला खराब थे। पाकिस्तान बना, ठीक है, कोई अभी भी बहुत अच्छे कोई साजगार हालात तो नहीं है, कि कोई जॉब्स की क्रिएशन या महंगाई के जो हालात आपके सामने है, पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी बेटर है। जो भी हालात है, आज़ाद मुल्क फिर भी बेहतर है, चाहे वो कुछ फोर्सेस के हाथ में है या जैसे भी वामिल चल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा ये 3 मंथ का कोर्स है, इसके अंदर जी जो मेरा शेड्यूल होगा वो ऐसा होगा, पहले महीने में हम इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस को कवर करेंगे। एक महीने में 3 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं जिनको थारोली कवर करेंगे। साथ पास पेपर तो हमारे चल रहे होंगे, पास पेपर्स में आपके बाकी MCQs भी आ रहे होंगे, एवरीडे साइंस के भी आ रहे होंगे, इंग्लिश के भी आ रहे होंगे, मैथ के भी आ रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आ रहे होंगे।
ठीक है, वो तो आपकी एक तैयारी चल ही रही होगी। लेकिन जो मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा था कि हर सब्जेक्ट को अलहदा से तैयार करना, इन डेप्थ जाके तैयार करना। तो फर्स्ट मंथ में हमारे ये 3 सब्जेक्ट होंगे। सेकंड मंथ में हमारे करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। 3 सब्जेक्ट उससे अगले महीने होंगे। और जो आप में से एएसएफ के स्टूडेंट है, उनका 2 महीने का ही बैच होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पर मंथ मेरी 3000 मतलब रजिस्ट्रेशन है ना, पहले महीने आपने का कंप्लीट होगा। सेकंड मंथ में एएसएफ वाले सिर्फ सेकंड मंथ तक पढ़ेंगे, सेकंड मंथ में वो फी अपनी पे करेंगे, 2 मंथ वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं, अपने 7 से 8 सब्जेक्ट। उनको ये तीसरे मंथ में जाने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर और उर्दू के लिए। लेकिन अगर एक शख्स, अगर वो उसने कनाल पटवारी पे अप्लाई किया हुआ है, तो या पीपीएससी की आने वाली और भी जनरल नॉलेज की सीटें होंगी, उसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके 3 मंथ ही लगेंगे। उसको 3 मंथ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर उर्दू, क्योंकि पीपीएससी में जैसा कि मैंने आपको बताया 9 से 10 सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है। उसमें सब्जेक्ट ज्यादा हैं जिनमें कंप्यूटर और उर्दू उर्दू भी इंक्लूड हो जाती है। तो फिर ये हमारा कोर्स जो है 3 मंथ पे चला जाएगा। और वो लोग जिन्होंने एएसएफ में सिर्फ अप्लाई किया, लेकिन हो सकता है इसी दौरान और सीटें आई तो उन्हें ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि तैयारी जनरल नॉलेज जो है वो एक फुल पैकेज का नाम है, जिसमें 9 से 10 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट मंथ में 3 होंगे हमारे, और सेकंड मंथ में अगले 3 होंगे। ये देखिएगा, फर्स्ट मंथ में इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस। अच्छा, इन सब्जेक्ट की तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है मैं इंग्लिश पहले पढ़ा दूं। सेकंड मंथ में आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। मे भी पॉसिबल इनमें से कोई सब्जेक्ट मैं पहले मंथ में ले जाऊं, कोई दूसरे में ले जाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आपने तो अपने सब्जेक्ट्स ही कवर करने हैं ना। स्टार्ट मेरा आइडिया है कि हम इस्लामिक स्टडीज से लेंगे, इस्लामिया से लेंगे, क्योंकि वो 10 नंबर की आनी है, दोनों में आनी है। कनाल पटवारी में भी आनी है और एएसएफ में भी आनी है। और कोई और भी पेपर आपका दरमियान में, कोई और सीटें भी आगे जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर, उसमें भी आनी होती है। फिर उसको आगे हम पाकिस्तान अफेयर एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन ये वाले सब्जेक्ट हम तीसरे मंथ में रखेंगे, जिसमें कंप्यूटर उर्दू आ जाता है, क्योंकि ये सोलली सिर्फ रिलेटेड है पीपीएससी से, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। एफपीएससी आमतौर पे ये 2 सब्जेक्ट पेपर में नहीं पूछता। और साथ फिर हमारा ज्योग्राफी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक स्कीम ऑफ स्टडी होगी जो चलेगी। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश तो वैसे सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसको स्लोली स्लोली तैयार करना पड़ता है। आपको इसकी एक बेस बनानी पड़ती है शुरू से, बिल्कुल एक बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। और साथ आपको कुछ वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम और फिर तरीकाकार होते हैं। जाहिर बात है, जब इंग्लिश के लेक्चर चलेंगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ये सोर्सेज भी आप पढ़ें। और एक चीज, ये चीज आपको मद्देनजर रखनी होगी कि कोई भी एकेडमी आपको तब तक पास नहीं करवा सकती जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करते। अगर आप कहना कि कोई एकेडमी आपको कहती है हम 100% गारंटी देते हैं आपका टेस्ट पास हो जाएगा, तो ये सरासर झूठ है। ये सिर्फ एक फी हथियाने का तरीकाकार है। इसीलिए मैं फी आप लोगों से कभी भी यूं स्टार्टिंग में नहीं पूरी ले लेता, पर मंथ वाइज रखी हुई है कि एक बंदे को एक मंथ में समझ आता है कि यार उसका कैलिबर है, या वो उसको मेरी समझ आ रही है और वो आगे कर सकता है, तो वो मजीद आगे कंटिन्यू करे। और अगर उसको लगता है कि नहीं यार सर की समझ नहीं आ रही या हमसे खुद नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो कोई और अगर उसके पास ऑप्शन है तो उस तरफ जा सके। इसीलिए मैंने 3 मंथ में इसको डिवाइड करके रखा होता है अपने कोर्स को। तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्शन हमारी तरफ से बताया जाता है कि इस तरफ चलना है, आपने इस तरीके से तैयार करना है, इन सोर्सेज को तैयार करना है। कंसेप्ट्स भी समझाए जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं पास पेपर दे देता हूँ, लेक्चर दे देता हूँ, तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह से चलेगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू टेस्ट आपका जी एमसीक्यू फॉर्म में होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा वो।
ओरल तो नहीं होगा, उसका मैं तरीकाकार आपको समझाऊंगा, वो आप लोगों ने किस तरह से टेस्ट देना है। वो जब हम एक सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तो मैं आपको उसका तरीकाकार भी बताऊंगा कि इस तरह से आप लोगों ने मुझे वो टेस्ट देना है। एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों में से तो आप लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो माइंड में, कंफ्यूजन हो कोई, तो आप वो पूछ सकते हैं। लेक्चर जो है प्रॉपर इंशाल्लाह वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे अपना पहला लेक्चर इसी टाइम पे 9 to 10 PM। इसी दौरान जूम के ऊपर ही हमारा पहला लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दिया है दोनों सीटों का, कनाल पटवारी का भी और एएसएफ का भी। टेस्ट किस तरह से होंगे, क्या मराहिल उसके होंगे, आपका किन सब्जेक्ट्स में से वो पेपर आना है, किन बुक्स से आप उसको तैयार कर सकते हैं, और एक ओवरऑल जो है वो समरी आपको दी है। क्योंकि आप में से मोस्टली लोग न्यू हैं, कुछ मे बी पॉसिबल जो है वो ओल्ड हो, ज्यादा आप में से न्यू ही हैं जिन्हें मतलब जनरल नॉलेज वगैरह का इतना हाउ नहीं है। तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके थोड़ा सा फिर एडवांस लेवल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको बुक्स की फिर इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको लेक्चर्स दूंगा वो लेक्चर की फाइल आपको पढ़नी है ना। फिर तो आपको वो बुक कारवान जैसे मैंने बताया जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट है, फिर तो उस बुक की जरूरत नहीं है ना। जब मेरे ही लेक्चर्स आपके हर सब्जेक्ट के 7-8 लेक्चर दूंगा, वो आपको साथ पीडीएफ फाइल भी उसकी दिया करूंगा, तो आपको फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली एकेडमी का मकसद भी मैं यही समझता हूँ कि जो होता है ना वो ये होता है कि स्टूडेंट जैसे बुक्स है ना, अक्सर लोग लेके खरीद के रख लेते हैं, 1200-1300 रुपए की बुक आ जाती है, दोनों बुक्स लेके रख लेते हैं। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, पढ़ें कहाँ से? असल इशू ये आता है, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। अभी मेरे बैच चल रहे हैं FIA के, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर के, उसमें मतलब जाहिर बात है MSc MPhil और वो लोग शामिल होते हैं, कई जॉब होल्डर भी होते हैं। और मैं समझता हूँ उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नॉलेज मेरे से भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है, एकेडमी आपको एक बॉन्डेज देती है, आपको एक फ्रेमवर्क देती है, आपको एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि यार इस तरह से तैयार करते जाना है आपने। आपको पता होता है कि यार मैंने इस तरह से करना है, अब मैंने इसका टेस्ट देना है, आप एक बॉन्डेज हो जाती है। वरना दो बुक्स आप खरीद के रख लेते हैं, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से निकल के या कॉलेज से निकल के मसला ये है कि हमसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, पढ़ा नहीं जाता बुक से, खोली नहीं जाती किताबें हमारे से, अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली एकेडमीज का मकसद ही ये होता है कि आपको थोड़ा सा उस डिस्ट्रैक्शन से निकाल के आपको एक पाथ वे पे चला देना। आपको जो है उन सब्जेक्ट्स का डेफिनेटली ये एज भी होता है, हमें पता है कि पेपर में कहाँ से ज्यादा किन एरिया से वो एमसीक्यूज पूछता है, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको क्या याद करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं हसन, कि बुक से बंदा बेसिकली बोर हो जाता है। लेक्चर से बंदा एक्चुअल एक्टिव रहता है और पंक्चुअल रहता है। और लेक्चर भी, दूसरी बात, लेक्चर्स यार यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी अकेडमीज के, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के। क्या हम यूट्यूब खोल के सुन पाते हैं? नहीं। क्लास लेने का मकसद, एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद एक बाउंडेज होती है, आपको उसमें कुछ मोटिवेशन मिलती है, कुछ आपको डेली की बेस पे डेली मिलता है। वरना यूट्यूब तो हजारों लेक्चर से भरी पड़ी है, हजारों अकेडमीज के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के लेक्चर पड़े हैं वहां पे, बंदा वहां पे खोल ले लेक्चर्स। एक तो लाइव लेना, डेली की बेस पे डेली काम करना, आपको पता होगा साथ कुलीग भी काम कर रहे हैं, आप पास पेपर्स को आपस में ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो वो आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाती है। असल मकसद यही होता है, ठीक है। तो इनशाला कल हमारा जो है वो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर होगा, और वो देख लेते हैं कि मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ या इस्लामिक स्टडी से स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप के अंदर पूछ लूंगा, आप में से ज्यादा लोग जिस तरफ वोटिंग करेंगे, ज्यादा लोग जिस तरफ कहेंगे, हम उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेंगे। एक पोल में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पोल बना देता हूँ, जिसके जिस तरफ ज्यादा वोट होंगे उस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी? चलिए ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज़।